गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसको मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू मैंने इस चैप्टर को बनाया है और आपको वीडियो भेज रही हूँ ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें और साथ ही साथ इसकी जो भी डिटेल इसमें दी हुई है उसको आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे। इस लेक्चर के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी एज अ होमवर्क, उसको आपको सॉल्व करना है और अपने असाइनमेंट कॉपी में लिखना होगा। और लिखने के बाद जो आप उसकी इमेज बनाकर आप मुझे मेल करेंगे। मैं इस क्लास के बाद आपको अपनी मेल आईडी व्हाट्सएप करूँगी, उसमें आपको असाइनमेंट्स को भेजना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख रहे होंगे पहली स्लाइड लिखा हुआ है चैप्टर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो थोड़ा बहुत मैंने बेसिक के समय आपको एटम के स्ट्रक्चर के बारे में यानी परमाणु संरचना के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि परमाणु की जो संरचना है उसका ज्ञात कैसे हुआ, कैसे लोगों ने उसका पता लगाया, कौन कौन ये इसमें शोधकर्ता शामिल थे और किस तरीके से परमाणु की संरचना को आज हम जिस तरीके से देख रहे हैं शुरुआत से किस प्रकार उसका पता चला है। ठीक है, दूसरी स्लाइड में आप देखेंगे कि जो परमाणु की संरचना है कुछ ऐसे एडवांस में अभी जैसे हम जान रहे हैं कि संरचना जो कुछ इस तरीके से एटम का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देता है। सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर ऑर्बिट में अपने फिक्स ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो ये तो हम आज के समय में जान रहे हैं कि परमाणु की संरचना ऐसी दिखाई देती है, पर इसके पीछे का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस स्लाइड का जो प्रेजेंट मतलब आउटलाइन है इसकी, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला है कंसेप्ट ऑफ एटम, यानी एटम क्या है, परमाणु क्या है, उसके बारे में जानेंगे। परमाणु के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, उसका डिस्कवरी कैसे पता, उसकी खोज कैसे हुई, और साथ ही साथ प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड और एनोड रे, इन दो किरणों की गुणों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो पहले जैसे कि स्लाइड्स में लिखा हुआ है कंसेप्ट ऑफ एटम, एटम क्या है। तो आपको बता दूं, एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी पदार्थ का। जैसे यहाँ पे आप डेफिनेशन दोनों लैंग्वेज में देख सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है। तो पहले इंग्लिश की मैं पढ़ती हूँ। एटम स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू विच मैटर कैन बी डिवाइडेड विदाउट द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, electrically charged particle. It also is the smallest unit of matter that has the characteristic property of a chemical element. As such, the atom is the basic building block of chemistry. अगर हम इसको हिंदी में अगर इसको सही सीधे शब्दों में समझे तो एटम को, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि एटम को हिंदी में परमाणु बोलते हैं, और परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है और इस छोटी इकाई को भी हम तोड़ सकते हैं, और ये अगर टूटती है तो कुछ ऊर्जा भी निकलती है और साथ ही साथ उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बाहर आते हैं। ठीक है, और इसकी खुद की एक प्रॉपर्टी है, गुण है, और इसका हर एक जो भी परमाणु जिस भी तत्व या एलिमेंट, जैसे बोलते हैं ना एलिमेंट एक ही प्रकार के परमाणु से बना है, तो हर एटम का खुद का एक गुण होता है, उसका आकार होता है, और उसका आकार और गुण डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि उसमें उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल की संख्या कितनी है और किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम आधारभूत माना जाए कि एटम के इतिहास में सबसे जो नींव मील का जो पत्थर जिन्होंने रखा वो थे डाल्टन। और डाल्टन, उन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में बताया था। उन्होंने ये कहा कि ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज ऑफ टीनी इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल एटम। सबसे पहले डाल्टन ने ही कहा था कि जो भी एलिमेंट यानी तत्व जो है वो एकदम छोटे इनडिविजिबल यानी जिसको तोड़ा नहीं जा सकता ऐसे कण से बना है, जिसको उन्होंने नाम दिया एटम। और हर एलिमेंट का, यानी अगर एलिमेंट है तो उसकी एटम की उसके जैसा ही होगा, यानी आइडेंटिकल होगा। हर एलिमेंट का अपना खुद का जो एटम होगा उसका गुण
अलग होगा, मतलब एक दूसरे से मेल नहीं खाएगा। एटम ऑफ एनी वन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज एनी अदर एलिमेंट। जैसे अभी मैंने बोला कि अगर जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का एटम है तो वो कार्बन के एटम से मेल नहीं खाएगा, क्योंकि दोनों का आकार संरचना अलग अलग होगा। इसके बारे में सबसे पहले डाल्टन ने ही बोला था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड। साथ ही साथ उन्होंने रासायनिक क्रिया के बारे में भी बताया कि किस तरीके से किसी भी एलिमेंट के जो एटम होते हैं, यानी किसी भी तत्व का जो परमाणु होता है, वो आपस में दूसरे परमाणु के साथ रासायनिक क्रिया करके रासायनिक यौगिक का निर्माण करता है। और साथ ही साथ और ये मतलब किसी भी रासायनिक क्रिया में जो भाग लेते हैं वो एटम ही होते हैं। यानी तो सबसे पहले एटम ने डाल्टन ने इस चीज़ को बताया था। उसके बाद जो थ्योरी आई, सिद्धांत आया एटम के ऊपर, उसको थॉमसन ने दिया था। थॉमसन ने जो थ्योरी दी परमाणु संरचना के बारे में, थ्योरी बोलने से सिद्धांत बोल सकते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि परमाणु जो है एक बॉल के आकार का है, जिसके अंदर और वो बॉल पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स घूमते रहते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज यानी घन आवेश का एक घना बॉल है, कोहरा है, और उसके अंदर जो ऋण आवेश के जो चार्ज होते हैं वो तितर बितर घूम रहे होते हैं, जिसको इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल बोला। ठीक है। और साथ ही साथ थॉमसन ने ये चीज़ ज़रूर क्लियर कर दी कि जो परमाणु संरचना परमाणु जो होता है, एटम जो होता है, उसमें चार्ज होता है यानी आवेश होता है, जिसके बारे में डाल्टन ने नहीं कुछ कहा था। डाल्टन ने आवेश का जिक्र नहीं किया था, आवेश के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, पर थॉमसन ने ये कहा कि जो भी परमाणु होता है उसमें चार्ज होता है, प्लस भी होता है और नेगेटिव भी होता है, यानी प्लस और माइनस बोलने से धन आवेश भी मौजूद है और ऋण आवेश। और उन्होंने अपनी शोध के अनुसार ये बोला कि वो बॉल के आकार का एक कण है, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज घूमते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद थॉमसन ने ही एक एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो जे थॉमसन ने 1897 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट के बाद ही ये चीज़ पता चली थी कि जो भी परमाणु है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ठीक है। तो हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो आप सामने एक देख रहे होंगे, सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि इसको हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं विसर्जन नली। और ये विसर्जन नली किस चीज़ का बना होता है? कांच का बना होता है। अब इस पिक्चर में आपको बता दूँ, जे थॉमसन ने क्या किया था, ये डिस्चार्ज ट्यूब लिया और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इसको हाई वोल्टेज, देख रहे हैं आप ऊपर में हाई वोल्टेज लिखा है, यानी बहुत ज़्यादा वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। जिसको ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसको हम लोग यहाँ कैथोड बोल रहे हैं, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ये आपका प्लस है। ठीक है। इसको एनोड बोलते हैं, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। देखिए एक तरफ माइनस चार्ज है, एक तरफ प्लस चार्ज है, दोनों वायर से कनेक्ट है, हाई वोल्टेज। और इसके अंदर उन्होंने प्रेशर को बिल्कुल कम कर दिया, बिल्कुल लो प्रेशर कर दिया इस ट्यूब के अंदर, और हाई वोल्टेज इस ट्यूब के अंदर अप्लाई की थ्रू दिस इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड के द्वारा, इलेक्ट्रोड कहने का मतलब एक रड है जिससे दोनों वायर कनेक्ट है, एक रड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक रड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो कैथोड के नाम से है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो एनोड के नाम से है। और उन्होंने इसके अंदर एक गैस को प्रवाह कराया। तो उन्होंने अलग अलग गैसों पर काम किया था, हाइड्रोजन गैस का प्रवाह भी कराया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी प्रवाह कराया था। और उसके बाद क्या देखते हैं कि जब इसके अंदर वो गैस मौजूद है और जब हाई वोल्टेज इस ट्यूब के अंदर है और साथ में प्रेशर भी बहुत कम है, प्रेशर बोलने से दबाव, बहुत कम दबाव है, तो कुछ किरणें कैथोड के तरफ, यानी ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, उसकी तरफ से कुछ किरणें निकली हैं जिन्होंने इस पूरे इलेक्ट्रोड को जगमगा दिया। पूरा एकदम ना बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई लाइट जल रही है, और इस तरीके से पूरी रोशनी इस ट्यूब के अंदर भर गई। तो जब उन्होंने उसको बहुत
अच्छे से क्लोजली देखा, बहुत गौर से देखा कि आखिरकार ये गैस कहाँ से निकल रहा है, और जिसने इस पूरे ट्यूब को चमका दिया तो वो गौर करते हैं कि कैथोड से कुछ किरण निकल रहा है जिसने इस पूरे ट्यूब को जगमगाया, फ्लोरेसेंस कर दिया, प्रतिदीप्त हम बोलेंगे उसको हिंदी में कर दिया। तो शुरू में जे थॉमसन ने इस जो किरण जो निकली थी उसको नाम दिया कैथोड रे। ठीक है, चूंकि कैथोड रे उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि ये जो किरण थी वो कैथोड इलेक्ट्रोड यानी नेगेटिव चार्ज की तरफ से निकली थी। और उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट में बाद उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कंक्लूजन फ्रॉम द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या क्या निष्कर्ष निकला उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कैथोड रे हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी रिगार्डलेस ऑफ द एलिमेंट यूज्ड टू प्रोड्यूस देम, ऑल एलिमेंट मस्ट कंटेन आइडेंटिकली चार्ज इलेक्ट्रॉन। एक तो ये समझ में आ गया कि अगर वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के तरफ से किरण निकल रही है, इसका मतलब ये है कि उस पर नेगेटिव चार्ज है यानी ऋण आवेश मौजूद है, तभी वो किरण उधर मतलब कैथोड इलेक्ट्रोड से निकल रहा है। साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल यूनिक है, मतलब वो किसी से दूसरे से मेल नहीं खा रहा है। मतलब अगर हाइड्रोजन केस में जब हम उस हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में जब थॉमसन ने रखा तो कुछ ग्रीनिश कलर का पूरा ट्यूब जगमगा रहा था, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डाला तो वाइट कलर से जगमगा रहा था। तो जब अलग अलग गैस वो डाल रहे थे तो जो रंग था वो अलग अलग डिस्चार्ज ट्यूब में जगमगा रहा था। तो उससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो भी कैथोड निकल रहा है उसकी जो प्रॉपर मतलब गुण है ये यूनिक है, मतलब हर गैस के लिए हर एटम का अलग अलग है, कोई भी एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ क्लियर हो गई कि वो नेगेटिव चार्ज होता है। और जब उन्होंने पूरा कैथोड रे को डिस्कस किया और फर्दर उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जैसे एक एक्सपेरिमेंट ये था कि किस तरीके से अगर उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें, जैसे आप देखेंगे ये स्लाइड नंबर 12 को आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक डिस्चार्ज ट्यूब है और डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड बाहर से भी लगा दिए। आप देखेंगे लाल रंग का एक इलेक्ट्रोड दिख रहा होगा, प्लेट, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। ठीक है, और जब ठीक उसी तरीके से हाई वोल्टेज और लो प्रेशर में जब करंट सप्लाई किया अंदर गैस में तो देखिए एक कैथोड की तरफ से ग्रीन किरण निकल रही है, जैसे आप यहाँ पर थोड़ा विजिबल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये किरण किस तरफ डाइवर्ट हो रही है, मतलब डिफ्लेक्ट हो जा रही है, ये किरण सीधी नहीं जा रही बल्कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मुड़ जा रही है। इससे ये इस एक्सपेरिमेंट से थॉमसन ने ये चीज़ क्लियर किया कि जो किरण कैथोड से निकल रही है वो नेगेटिव चार्ज है और इसी वजह से वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आकर्षित हो रही है, ना कि नेगेटिव की तरफ। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने एक मैग्नेट लिया, एक ये आप इमेज देख सकते हैं कि मैग्नेट के केस में भी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि बाहर उन्होंने एक मैग्नेट रख दिया और फिर उसी तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब के से गैस प्रवेश कराया तो देखेंगे मैग्नेट भी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ही घूम गई, ये किरण जो निकली वो पॉजिटिव तरफ घूम गई। तो इससे ये भी समझ में आ गया कि चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों में ही ये कैथोड रे पॉजिटिव की तरफ यानी घन आवेश की तरफ मुड़ जा रही है। इससे ये साफ निष्कर्ष निकलता है कि जो किरण है कैथोड रे जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। साथ ही साथ उन्होंने 2-3 एक्सपेरिमेंट और किए जो मैं आपको वर्बली बता दे रही हूँ। उन्होंने ठीक ऐसा ही डिस्चार्ज ट्यूब लिया जैसा आप सामने इमेज देख रहे हैं, पर उन्होंने बीच में क्या कर दिया, पंखा लगा दिया, कैथोड रे और कैथोड और एनोड के बीच में एक पंखा लगा दिया और उसके बाद क्या देखा कि वो पंखा ना थोड़ा हिल रहा है, मतलब और ये कब हिला, जब वो कैथोड किरणें उस पंखे के साथ टकराई तो उससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो कैथोड का जो किरण है वो कण से बना हुआ है यानी पार्टिकल से बना हुआ है, तभी वो पंखे को घुमाने की क्षमता रखता है। अगर कण से बना हुआ नहीं होता तो ये कैथोड रे आसानी से
पंखे को पार करके निकल जाती, जिस तरीके से कांच में लाइट प्रवेश करके निकल जाता, पर कांच पर कोई असर या प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी ग्लास में लाइट आराम से एक तरफ से दूसरे तरफ से पार होकर क्रॉस करके निकल जाती है, पर कांच पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि लाइट जो है वो एक रे है, किरण है। पर जो कैथोड की तरफ से जो किरण निकल रहा था वो उस पंखे के साथ जैसे ही टकराया, वो पंखा हिलने लगा, घूमने लगा, जिससे यह निष्कर्ष निकाला थॉमसन ने कि उस कण, वो जो कैथोड से जो किरण निकल रही है उसमें कण है, और यही कण जब पंखे से टकरा रहे हैं तो एक वाइब्रेशन यानी कंपन उत्पन्न हुआ, और यही कंपन ने पंखे को घुमा दिया। उसके बाद ठीक उन्होंने फिर एक और एक्सपेरिमेंट इसी डिस्चार्ज ट्यूब में किया, कैथोड रे के ऊपर। उन्होंने एक इमेज पतली कुछ मतलब कुछ इमेज रख दी, इमेज इन द सेंस कि सामने रखा, और उसका मतलब जिस तरह पंखे को रखा ठीक उसी तरह उन्होंने एक छोटे से चीज़ को रखा, और देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई वस्तु को अगर हम उसके सामने रख दे रहे हैं तो जिस तरीके से वो उसको घुमा दे रहा है उसमें और कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या। तो उन्होंने ये पाया कि जब फोटोग्राफिक जो प्लेट होती है वो उसको काला कर दे रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं कैथोड रे में एक प्रॉपर्टी ये भी है कि वो किरण की भी प्रॉपर्टी रखता है, जिस वजह से उसने फोटोग्राफिक प्लेट को भी काला कर दिया। और अगर उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर और कोई पॉजिटिव टर्मिनल फील्ड नहीं है, कोई और क्षेत्र हम नहीं बनाते, चाहे वो इलेक्ट्रिक का हो या मैग्नेटिक हो, यानी इलेक्ट्रिक बोलने से विद्युत क्षेत्र, मैग्नेटिक बोलने से चुंबकीय क्षेत्र, अगर उस डिस्चार्ज ट्यूब यानी जो सामने डिस्चार्ज ट्यूब आप देख रहे हैं, अगर उसके बाहर में किसी भी प्रकार का कोई क्षेत्र अगर नहीं है तो वो जो कैथोड रे है वो सीधी कैथोड से निकल कर एनोड की तरफ चली जाती है, यानी वो सीधी लाइन में गति करता है, जिसको अगर हम बोले तो कैथोड रे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। उसकी जो गति है वो जिस मतलब सीधी रास्ते में जाता है, अपने रास्ते को परिवर्तित नहीं करता है। तो इस तरीके से थॉमसन ने ये अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए इसी डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर, और अंततः फाइनली जाकर उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला, निष्कर्ष निकाला। तो इस निष्कर्ष को आप लोग अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहला निष्कर्ष उन्होंने ये निकाला कि जब हम एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया तो कैथोड के तरफ जो किरण निकल रही है वो सीधी रेखा में गति करती है, मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा उन्होंने ये पाया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में यानी विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम इस कैथोड रे को रख दें तो इसका जो आकर्षण जो किसके सब आकर्षित किसके तरफ होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी घन आवेश की तरफ, जिससे यह तय है, जिससे यह बिल्कुल समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं ये 100% कन्फर्म है कि जो कैथोड की तरफ जो किरण निकल रही है उसमें ऋण आवेश है, नेगेटिव चार्ज है, इसी वजह से वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ आकर्षित हो रहा है। उसके बाद जो कैथोड रे है किसी भी वस्तु के साथ टकराता है तो उसमें कंपन आ रहा है, और वो चीज़ अगर हिलती है इससे ये चीज़ समझ में आ जाता है कि जो कैथोड रे है वो कण से बना हुआ है, यानी मेड अप ऑफ अ पार्टिकल। साथ ही साथ अगर वो पंखा घूम जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो उसमें दोनों प्रकार के गुण हैं, पार्टिकल का भी गुण है और रे का भी गुण है, यानी हैविंग जो भी कैथोड रे के जो कण है पार्टिकल है उसमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, पार्टिकल नेचर एंड रे नेचर, यानी दो प्रकार के गुणों से पूर्ण है कैथोड से निकली हुई कण। साथ ही साथ उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट पे भी इसका प्रभाव देखा, तो वो फोटोग्राफिक प्लेट को भी काला कर देता है। तो इस तरीके से कैथोड रे को जब उन्होंने उनकी से जो कण निकल रहा था उसके बाद उसका
मास और चार्ज को ज्ञात करने की कोशिश करी। अब जब ये नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज का कुछ मान होगा, उस मान का उन्होंने थॉमसन ने कैलकुलेशन किया, गणना की। साथ ही साथ अगर ये कण है तो ज़रूर उसमें कुछ मास वज़न होगा, द्रव्यमान होगा। तो फिर थॉमसन ने द्रव्यमान की भी गणना की और गणना करने के बाद उन्होंने ये पाया कि जो कैथोड के सब जो किरण निकल रही है वो नेगेटिव चार्ज है और उसका जो आवेश का जो मान है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने चार्ज की गणना करी। हम आगे स्लाइड में ये भी देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने कैलकुलेट करके कितनी वैल्यू दी, चार्ज की भी और मास की भी। तो इस तरीके से ये तो बात हो गई कैथोड रे की डिस्कवरी के बारे में। और जब कैथोड रे का जब मान कैलकुलेट किया गया तो जब उन्होंने अलग अलग गैसों में जब मान का कैलकुलेट किया तो ये पाया कि हर बार, चाहे वो हाइड्रोजन के एटम की का जब उन्होंने कैलकुलेट किया तो मान के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मान था, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में, ऑक्सीजन के केस में, अलग अलग गैसों को जब उन्होंने जब उस कैथोड रे के में जो पार्टिकल था, कण था, जब उसकी गणना करी तो सब में मान बराबर आया। उसके बाद उन्होंने फाइनली ये माना कि एटम यानी परमाणु के अंदर कुछ एक ऐसा कण है जो कि सभी में मौजूद है। और फाइनली उन्होंने इस कैथोड रे में मौजूद कण को नाम दिया इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की खोज हुई कैथोड रे के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पे। प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? तो आपको बता दूं, प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाले थे गोल्डस्टेन, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1850s के, मतलब थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के बाद। और आपको ये चीज़ बता दूं कि गोल्डस्टेन ने वही एक्सपेरिमेंट या प्रयोग बोले जो थॉमसन ने किया था, उसी प्रयोग को आगे उसी जैसा ही उन्होंने भी एक प्रयोग और एक्सपेरिमेंट किया। और उन्होंने ये बताया कि जो डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड की तरफ से जो किरण निकल रही है, एनोड की तरफ से भी उसी समय कुछ किरणें निकलती हैं। और ये प्रूफ उन्होंने कैसे किया? परख नली में। आपको मैं ये देख आगे अभी स्लाइड आप देख रहे हैं, उसी तरह का उन्होंने भी परख नली लिया, डिस्चार्ज ट्यूब लगाया। बस एक अलग सा उन्होंने क्या किया था, आप इस स्लाइड में देखेंगे, ये मैं स्क्रीन को बड़ा कर रही हूँ, कि उन्होंने कैथोड के ही पास कैथोड के पास एक परफोरेटेड शीट रख दी। मतलब परफोरेटेड मतलब होता है छिद्रनुमा। एक उन्होंने इलेक्ट्रोड रख दिया और उसके बाद क्या पाया कि जैसे ही हाई वोल्टेज और लो प्रेशर जब होता है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो जिस तरीके से कैथोड की तरफ से किरण निकलता है, वैसे एनोड की तरफ से भी कोई किरण निकल रहा है जो इस परफोरेटेड शीट को बहुत आसानी से पार करके गुजर जा रहा है। तो ये समझ में आया कि जैसे एनोड की तरफ से किरण निकल रही है, उसी तरीके से कैथोड की तरफ से, जैसे थॉमसन ने ये बताया कि एनोड या इनके तरफ से जो किरण निकली हुआ, कैथोड की तरफ जो किरण निकल रही हो कैथोड रे, उसी तरीके से एनोड से भी कुछ किरणें निकलती हैं जो कैथोड की तरफ जाती हैं। तो उन्होंने शुरू में उसका नाम दिया एनोड रे और कैनाल रे। ठीक है, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट आपको बता दूं 1886 में किया था और उन्होंने उस समय उसको कैनाल रे बोला। बाद में गोल्डस्टेन ने यह भी कहा कि चूंकि वो एनोड की तरफ से किरण निकल रहा है तो वो एनोड रे कहलाएगा। ठीक है, और आपको बता दूं गोल्डस्टेन ने एनोड रे में चूंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ से निकल रहा है, इसलिए उसमें पॉजिटिव चार्ज है। कुछ प्रॉपर्टीज और मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि जिस तरीके से अभी हम लोग कैथोड रे के बारे में बात कर रहे थे, कैथोड रे के डिस्कवरी के बाद ये समझ में आ गया था कैथोड रे कुछ नहीं इलेक्ट्रॉन है। उसी तरीके से एनोड रे के बारे में जब उसकी आवेश और द्रव्यमान की गणना की गई तो ये पता चला एनोड रे कुछ नहीं है तो प्रोटॉन है, यानी एटम में मौजूद एक और सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका नाम गोल्डस्टेन ने दिया प्रोटॉन।
ठीक है। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं, सामने लिखी है कि ऑलवेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी एनोड रे भी कैथोड रे की ही तरह सरल रेखा में गति करता है। अगर आवेश की बात करें तो एनोड रे या प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है, प्लस चार्ज होता है, घन आवेश होता है, मूव टुवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और अगर एनोड रे को विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उसका जो झुकाव होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होगा, यानी ऋण आवेश की तरफ होगा। और यह भी कैथोड रे की तरह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है, यानी उसको काला कर देता है। और जैसे कैथोड रे का पता चलने के बाद इलेक्ट्रॉन का पता चला, वैसे एनोड रे के खोज के बाद ये पता चला कि एटम के अंदर एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका नाम है प्रोटॉन। और गोल्डस्टेन ने उसके शोध करके ये चीज़ कन्फर्म किया कि वो प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, यहाँ जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, और उस पर प्लस चार्ज होता है। और उसका अगर हम मास की बात करें तो 1 एटॉमिक मास यूनिट होती है। ठीक है, और जितना मान बाहर इलेक्ट्रॉन का होता है ऋण मान, और घन मान प्रोटॉन का होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है उसको चैडविक ने की थी इन 1932। थोड़ा सा आप लोग ईयर्स को बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे, जैसे मैं रिवाइज कर दे रही हूँ। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले थे जे थॉमसन, प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाले थे गोल्डस्टेन, और न्यूट्रॉन को डिस्कवर जिन्होंने किया था वो थे चैडविक इन 1932। ठीक है, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट के लिए इनको फिजिक्स में 1935 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, इन्होंने ये कैसे पता लगाया कि न्यूट्रॉन भी परमाणु के अंदर या एटम के अंदर मौजूद है। तो देखिए, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट आपके सामने एक स्लाइड में दिखाई दे रही होगी। उन्होंने क्या किया, बेरिलियम जो एटम है, बेरिलियम आप सभी जानते हैं कि एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है और मास नंबर 9 है। उसने बेरिलियम एटम के ऊपर हीलियम एटम का टकराव किया था, दोनों को आपस में टकरा दिया था। बम्बार्डमेंट बोलते हैं टकराना। हीलियम एटम, इसको अगर हम अल्फा पार्टिकल बोले तो भी सही होगा। तो उन्होंने बेरिलियम एटम के ऊपर अल्फा पार्टिकल या हीलियम एटम का बम्बार्डमेंट यानी टकराया था। तो इन दोनों के बीच में नाभिकीय क्रिया हुई थी, और नाभिकीय क्रिया होने के बाद कार्बन एटम का जन्म हुआ था, और साथ ही साथ एक और पार्टिकल बाहर निकला था जो जिसपे कोई चार्ज नहीं था, पर एक मास था। देखिए, अब इक्वेशन को आप अच्छे से देखेंगे तो बेरिलियम हाइड्रोजन के साथ नाभिकीय क्रिया करने के बाद कार्बन का निर्माण हुआ, और साथ ही से एक और पार्टिकल निकला है जिसपे कोई ये नहीं, आप देखेंगे इसका 0, कोई चार्ज नहीं है, पर इस पर कुछ मास है, 1 मास है। तब फाइनली ये चीज़ पता चला कि चूंकि ये नाभिकीय क्रिया के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं नाभिक के अंदर यानी न्यूक्लियस के अंदर एक और सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद है, और उन्होंने इसी का नाम दिया था न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से एटम के अंदर मौजूद तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब देखिए, मैं फाइनली आपको एक टेबल के थ्रू समझाना चाह रही हूँ कि जो परमाणु होता है उसमें 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल प्राय पाए जाते हैं, मौजूद रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल है यानी दर्शाने का जो तरीका है वो ई है, माइनस। माइनस क्यों लिखा जाता है, बताने के लिए कि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। अब रिलेटिव चार्ज की बात करें तो 1 या 1- लिखा जाता है। और अगर इसकी मास की बात करें तो वो है 1 AMU या 1/1840, ये कैलकुलेट किया गया है। और एक्चुअल मास, अगर हम मास की बात करें तो देखिए 9.11 × 10⁻28 ग्राम में है ये। ठीक है, इतना द्रव्य, इतना मास, वजन होता है एक इलेक्ट्रॉन का। ठीक है,
प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन को P+ से डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है। इस पे +1 चार्ज है, उसका जो मास रिलेटिव मास 1 है, ठीक है। और इसकी अगर हम के ग्राम में बात करें एक्चुअल मास तो 1.67 × 10⁻24 ग्राम होता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से न्यूट्रॉन की बात करें तो सिंबल N0, ठीक है। और ये 0 मतलब ये दर्शाता है कि उस पर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। हाँ, रिलेटिव चार्ज 0 है और रिलेटिव मास जो है वो है 1, ठीक। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का लगभग जो मास होता है, वजन जो होता है वो लगभग बराबर होता है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से परमाणु के अंदर इन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज हुई, साथ ही साथ उसके मास की यानी द्रव्यमान की और उसके आवेश की भी गणना की गई। और गणना से यह पता चला कि उसमें कितना चार्ज होता, आवेश होता और कितना उसका वजन है, ठीक है। अब एटम समझने के बाद कुछ टर्म्स आपको जानना ज़रूरी है, तो वो ये हैं मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर को हिंदी में कहा जाता है परमाणु संख्या, ठीक है। नहीं, परमाणु भार और उसको दर्शाने का तरीका है कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। और एटॉमिक नंबर जिसको हिंदी में कहा जाता है परमाणु संख्या, उसको डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है कैपिटल Z से, ठीक है। कुछ फॉर्मूला आप याद रखेंगे, कभी कभी आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि Z किसके बराबर है। तो प्रोटॉन जितनी संख्या होगी किसी भी परमाणु या एटम के अंदर, प्रोटॉन की जितनी संख्या होगी वही उतना ही किसी भी एटम का परमाणु संख्या होगा, यानी Z बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। और A यानी मास नंबर को जानने का फॉर्मूला है प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का कुल योग, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता दूं, किसी भी एटम के अंदर परमाणु की प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। आप फॉर्मूला देख रहे हैं, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। आगे मतलब आगे कुछ नहीं, मतलब यहाँ अगर मान लीजिए 5 प्रोटॉन है तो बराबर किसके होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन के होगा। अगर यहाँ 10 प्रोटॉन में लिख दूँ कि 10 प्रोटॉन तो बराबर किसके बराबर होगा, 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर। यानी किसी भी एटम के अंदर, परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, ठीक है। उसके बाद अब किसी भी एटम को दर्शाने का तरीका कैसे है, E बराबर ऊपर A नीचे Z। E यहाँ पर किसी भी एलिमेंट का सिंबल होगा। जैसे अगर हम यहाँ जैसे आप क्लोरीन देख रहे हैं, Cl क्लोरीन का है, तो Z यानी एटॉमिक नंबर इसका क्लोरीन कितना होता है, 17। और A यानी मास नंबर है 37, तो यहाँ पे 37 ऊपर में जो आप देख सक रहे हैं। तो इस तरीके से किसी भी एटम को दर्शाया जाता है, उसके परमाणु संख्या और परमाणु भार को। तो लिखने का तरीका ये है, ठीक है। सिंबल नीचे में एटॉमिक नंबर और ऊपर मास नंबर। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या को हम नीचे लिखते हैं और परमाणु भार को एटम के ऊपर, ठीक है। अब कुछ टर्म्स आप जान लीजिए। आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप होता है कि एटम, दो या दो से ऐसे एटम जिसका परमाणु संख्या तो समान होगा पर परमाणु भार अलग अलग होगा, ठीक है। एक ही तत्व के परमाणु लेकिन विभिन्न द्रव्यमान के साथ समान तत्वों का अर्थ है। मतलब अब देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के 3 एलिमेंट हैं। अभी ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, यानी तीनों ही तत्व एक ही, तीनों तत्व जो हैं एक ही हैं, एटम की हाइड्रोजन है। पर अगर हम परमाणु भार की बात करें तो देखिए इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। जिसका परमाणु भार 2 है उसको ड्यूटेरियम से नाम से जाना जाता है, जिसका परमाणु भार 3 है उसको ट्राइटियम से नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम, ये तीनों हाइड्रोजन के ही एटम है, यानी हाइड्रोजन के ही परमाणु है, पर इनका परमाणु भार अलग अलग है। तो ऐसे ही
एटम के समूह को, एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम के समूह जिसमें परमाणु संख्या तो समान हो, यानी इन तीनों में देखिए तीनों का ही परमाणु संख्या 1 1 1 है पर परमाणु भार अलग अलग है। तो आइसोटोप वही होते हैं जो कि सेम एलिमेंट के एटम जिसकी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर तो सेम हो पर मास नंबर डिफरेंट हो, तो उसी को कहा जाता है आइसोटोप। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और से समझा देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये स्लाइड में आपके सामने ऑक्सीजन एटम है और इधर यूरेनियम है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 16, 17 और 18। ऑक्सीजन का अगर हम परमाणु संख्या की बात करें तो इन तीनों की परमाणु संख्या है 8, पर परमाणु भार देखें तो एक का 16 है, एक का 17, एक का 18। तो ये तीनों ऑक्सीजन के ही एटम है पर तीनों का भार अलग अलग है, इसलिए इसको हम बोलेंगे, इन तीनों को बोलेंगे आइसोटोप। ठीक है। और यह है यूरेनियम। यूरेनियम का परमाणु संख्या होता है 92। तो ये दोनों के 92 परमाणु संख्या, पर भार की बात करें तो ये 235 है, ये 238। तो ये भी किसके एग्जाम्पल हो गए? आइसोटोप के। ठीक है। तो इस तरीके से आज इस प्रेजेंटेशन के द्वारा मैंने आपके साथ क्या क्या डिस्कस किया, आप उसको एक हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। एटम के बारे में जाना, एटम क्या है, सबसे छोटी इकाई जिसको सबसे पहले डाल्टन ने बताया था, उसके बाद थॉमसन ने बताया थोड़ी, उसके बाद उन थॉमसन के हम एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किए जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से बुलाया हमने, कि कैसे उन्होंने कैथोड रे का पता किया और कैथोड रे की द्रव्यमान और आवेश की गणना करके ये बताया कि किसी भी एटम के अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसका नाम उन्होंने दिया इलेक्ट्रॉन। उसके बाद गोल्डस्टेन जिन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी, और उन्होंने ये डिस्कवरी कैसे करी, उसी परख नली में विसर्जन नली में, नॉट परख नली, विसर्जन नली, डिस्चार्ज ट्यूब में वही एक्सपेरिमेंट दोहराया जो कि जे थॉमसन ने दोहराया था। बस उन्होंने एक परिवर्तन उस विसर्जन नली में किया कि कैथोड की तरफ उन्होंने एक छिद्रनुमा इलेक्ट्रोड रखा और ये देखा कि किस तरीके से एनोड से कुछ किरणें निकलती हुई सीधी उस छिद्र से को पार करते हुए गुजर जा रही, और उन्होंने उस समय उसको कैनाल रे या एनोड रे नाम दिया। बाद में जब उसका द्रव्यमान पता किया गया, उसके गुणों को पढ़ा गया, तो पता चला कि वो एटम के ही अंदर मौजूद प्रोटॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। साथ ही साथ चैडविक ने किस तरीके से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी, कैसे उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा यह पता किया कि एटम के अंदर एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन। और साथ ही हमने एक टेबल के थ्रू ये भी जाना कि उसमें चार्ज कितना होता है, उसका मास कितना है। फिर हमने एक एलिमेंट को कैसे सिंबल किया जाता है, उसमें परमाणु भार और परमाणु संख्या क्या है उसको जाना, और हमने आइसोटोप को डिस्कस किया। अब मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ असाइनमेंट्स दूंगी, उसको आपको अपने नोटबुक में लिखना है और उसकी इमेज मुझे मेल के थ्रू भेजनी है। व्हाट्सएप आप नहीं करेंगे, मुझे मेल करेंगे। मेरा मेल आईडी है rsm141209@gmail.com। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको व्हाट्सएप में लिख के भी दे दूंगी कि आपको असाइनमेंट्स किस मेल आईडी पे भेजना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ रूल्स हैं जो आपके सिलेबस में, उसको आपको पढ़ने हैं, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।